जो है ना वो एग्जामिन द आईज आ जाएगा, एग्जामिन द आईज एंड डू द रेलेवेंट। ठीक है, अब आईज के अंदर आपने क्या क्या देखना है। आईज का आपको जो कमांड फर्स्ट मिला है उसके अंदर आपको सबसे पहले आईज को देखना है, उसमें उसके आईलिड को देखना है कि डोर्सिस तो नहीं है, आई बॉल को देखना है कि वो बाहर की तरफ तो नहीं है, और उसके बाद क्रेनियल नर्व्स करने। जो क्रेनियल नर्व्स हैं जो एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल को सप्लाई करती हैं वो है थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो आई के अंदर जितने भी टेस्ट हैं वो आपने पहले करने हैं, मिडल से डाल के एग्जामिनर को कहना है, ये बस कह देना है, ना डालें कि आई वुड लाइक टू इंस्टिल मिडल से ड्रॉप्स, ताकि मैं उसकी फंडस को भी देख सकूं। तो इसके अंदर जो कमांड आपको आएगा कि वो ये आएगा कि फर्स्ट 6 क्रेनियल नर्व्स या तो आप देखें या आएगा एग्जामिन द आईज एंड डू द रेलेवेंट। अब सपोज हमने इसकी आईज को देखा, आईलेट को भी देख लिया, आई बॉल को भी देख लिया, और हमने जो है इसका विजुअल फील्ड वगैरह भी देख लिया, फर्स्ट वो जो विजुअल एक्टिविटी होती है उसको भी रफली चेक कर लिया, कलर विजन को भी चेक कर लिया, और हमें जो एबनॉर्मलिटी इसके अंदर मिली वो मिली कि इसकी जो इस साइड की आई है उसका 6th नर्व जो है वो शायद पैरालिसिस है, एब्ड्यूसेंट जो है वो गई हुई है, यानी ये एबडक्ट नहीं कर पा रहा अपनी लेफ्ट आई। 6th नर्व पाल्सी, दैट इज द फाइंडिंग व्हिच वी गेट इन दिस पेशेंट। अब जब आपने वो पिक कर दी तो अब सेकंड स्टेप आपका जो है वो शुरू होगा तब कि 6th नर्व पाल्सी की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। यहां तक समझ आ गई। एग्जामिन द आईज एंड डू द रेलेवेंट कमांड मिली, आपने आईज को अच्छे से एग्जामिन किया, ठीक है, उसमें आपने जो भी फर्स्ट नर्व चेक की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, सिक्स्थ, जो भी आईज से रिलेटेड, वो करने के बाद यू पिक द एबनॉर्मलिटी की यार इसकी तो लेफ्ट 6th नर्व गई हुई है। अब आपका जो स्टेप होगा नंबर 2 वो ये है कि आपने पिक करना है कि 6th नर्व की वजह क्या हो सकती है, 6th नर्व के पैरालिसिस की वजह क्या हो सकती है। आप उसमें कुछ अपर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स आ सकते हैं, कुछ लोअर मोटर की डिजीजेस हो सकती है, कुछ अपर मोटर की डिजीजेस होंगी जो 6th नर्व को हिट करेंगी, और कुछ लोअर मोटर की डिजीजेस होंगी जो 6th नर्व को हिट करेंगी। अपर मोटर के लिए मैंने आप लोगों को कैटेगरीज बताई हैं। सारी डिजीजेस जो होती हैं वो उन्हीं कैटेगरीज में से ही होती है। वो 6 कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इंफाक्शन, डिजेनरेशन, डीमाइग्रेशन। अब जरूरी नहीं है कि 6 कैटेगरीज के अंदर से हर डिजीज ही इसमें फिट इन हो सकता है इन 6 कैटेगरीज में से 4 यूज हो, 3 यूज हो, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक में से आप उन्हें कोई डिजीज निकालें। ट्रॉमा कोई भी हुआ है उसमें ब्लड की कलेक्शन हो गई है, वो 6th नर्व पाल्सी करेगा, मतलब कोई भी कलेक्शन ऑफ ब्लड है वो कंप्रेस कर रही है 6th नर्व के न्यूक्लियस कलेक्शन ऑफ ब्लड, तो दैट कैन गिव अस 6th नर्व पाल्सी। ट्यूमर, ब्रेन का कोई भी ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर है या कोई सेकेंडरी कहीं से आई हुई है, हेड साइन में है, तो वो भी अगर उस 6th नर्व के एरिया में है तो वो उसको इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है। मेरी वीडियो कोई नहीं बना रही है तो अच्छा नहीं, मेरा क्या करती है, अच्छा, तो आपका ट्यूमर हो गया या एसओएल हो गया, उसमें ब्रेन एक्सेस भी आ जाएगी। अगर ब्रेन एक्सेस उस एरिया के आसपास है तो वो भी कर सकती है। इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा तो आपकी 6th नर्व में हो सकती है, टीबीएम। Infarction, there is a stroke which is called Miller-Douglas syndrome. Miller-Douglas में क्या होता है कि एक साइड की 6th नर्व जाती है और कॉन्ट्रालैटरल हेमिस्फीयर क्या होता है, समझ रहे हो मेरी बात। फिर है डीजनरेशन, डीजनरेटिव कोई डिजीज ऐसी नहीं होती जिसमें कि आपकी 6th नर्व हो। डीजनरेटिव डिजीज कौन सी होती है, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? ब्रेन की, हाँ, अल्जाइमर्स डीजनरेटिव डिजीज है नहीं, मोटर न्यूरॉन डिजीज डीजनरेटिव डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डीमाइलिनेशन, वो डीमाइलिनेशन की कैटेगरी। अच्छा, मैं ये कैटेगरीज क्यों बता रही हूँ, मैं कैटेगरीज इसलिए बता रही हूँ कि हमने जो स्टेप 2 है ना हमारा, वो ये है कि हमने एबनॉर्मलिटी पिक करने के बाद हमने ये देखना है कि ये कौन सी डिजीज है जिसको हिट कर सकती है। अब अगर ट्यूमर है या ट्रॉमा है या इन्फेक्शन है या डीमाइलिनेशन है तो उससे रेलेवेंट टेस्ट भी हमने करने हैं। हमारा रेलेवेंट एग्जामिनेशन जो है ना वो हमने बनाना है। फॉर एग्जांपल ट्यूमर है, हमें ये लग रहा है कि कोई ट्यूमर है, या तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है या कोई सेकेंडरी है, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, कौन सा साइन इलिसिट करेंगे,
साइड के ऊपर, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये ट्यूमर हो सकता है। बताएं। नहीं, साइन। There is a difference between short case and long case. Short case में you are not allowed to ask the history. आपने एक पिक की प्रॉपर्टी, अब आपने ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी किस तरह फाजी है, ट्यूमर की नहीं है। अब उससे रिलेटेड आपने कोई साइन बेड साइड करना है, जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं यार ये ट्यूमर अनलाइकली है या लाइकली है। क्या करो? प्लीज आईसीपी वाले चेक करेंगे। बताओ ना कैसे चेक करेंगे? पेप्टियडीमा चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? रेडिकार्डिया चेक करेंगे। तो फंडस करोगे ना, फंडोस्कोपी करोगे तो रेलेवेंट एग्जामिनेशन में आपका फंडस आ गया ट्यूमर के लिए, ठीक है ना? तो वो आपके रेलेवेंट एग्जामिनेशन में आ जाएगा। वैसे तो एग्जामिन द आईज में भी आपने कर लिया था, लेकिन अगर एग्जामिन द आईज में आपका अगर मिस भी हो गया, आपने फंडस नहीं किया, तो आप उसको रेलेवेंट एग्जामिनेशन में कर लेंगे। अगर पेपिलोएडिमा होगा यानी ब्लड मार्जिन ऑफ ऑप्टिक डिस्क होंगे, तो ट्यूमर जो है उसका हमें हो सकता है, सस्पिशन मिल सकता है। फिर आ जाता है इन्फेक्शन। टीबीएम, टीबीएम में भी 6 नर्व पॉलिसी हो सकती है। कौन सा टेस्ट हम ऐसा करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि ये टीबीएम है या नहीं? बेड साइड जी, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, जिससे रूल इन हो जाए या रूल आउट हो जाए। कौन सा हम साइन एलिसिट करेंगे बेड साइड? तो रेलेवेंट एग्जामिनेशन बनता जा रहा है ना। हमारा कैंडिडेट फेल कहाँ होता है? हमसे कहते हैं एग्जामिन द आईज एंड डू द रेलेवेंट। अब उसने 6 नर्व पॉलिसी तो पकड़ ली है, अब वो खामोश है, अब वो समझ नहीं आ रहा कि रेलेवेंट में क्या करूं। तो रेलेवेंट बेसिकली होता है कि जो आपने पिक की एब्नॉर्मलिटी उसकी कॉजेस क्या हैं, ठीक है ना? उसकी कॉजेस आपने ढूंढनी है। तो वो रेलेवेंट एग्जामिनेशन में आपकी फंडस आ गई, आपके सुमाए आ गए, आगे कि नहीं आगे? इन्फेक्शन के बाद है इन्फॉक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि देयर इज ए इन्फॉक्शन व्हिच इज कॉल्ड मिलर्ड-गुगलर सिंड्रोम, जिसमें आपका पॉन्स जाता है और पॉन्स में 6 नर्व पॉलिसी होती है, एक्सीलेटरल और कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लीजिया होता है। उसको कैसे चेक करेंगे? लीव मूवमेंट्स के बाद। यस, तो आपका रेलेवेंट बनता जा रहा है। अब आप हेमिप्लीजिया चेक करेंगे। आपने हेमिप्लीजिया बहुत ज्यादा नहीं चेक करना क्योंकि रेलेवेंट है। आपने सिंपल उसको कहना है अपनी टांगे उठा के दिखाओ अपने हाथ, तो यू विल गेट एन आइडिया कि उसको हेमिप्लीजिया था या नहीं था। समझ आ गई? डीजनरेशन इसमें फिटिंग नहीं होगा, उसको छोड़। फिर आता है डीमाइलिनेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हम क्या टेस्ट करेंगे? साइन। उसमें मेरा ऑप्टिक का भी चेक कर लेते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस आ जाता है। ट्यूमर में पेपिलोएडिमा होता है जिसमें डिस्क मार्जिन ब्लर्ड होते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर डिस्क मार्जिन बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन डिस्क बहुत ज्यादा पेल होती है। इसके अलावा और कोई टेस्ट जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हवाले से आप कर सकते हैं? लीव मूवमेंट वो होती है कि जो अल्टरनेट हो रही होती है, 1 महीने पहले हुई थी, फिर 2 महीने बाद। वो तो हिस्ट्री में आ जाएगा ना, वो तो आप नहीं कर सकते ना। शॉर्ट केस का चक्कर ये है कि आपने हिस्ट्री नहीं लेनी, इसमें सेरिबेलर साइंस आ सकते हैं। सेरिबेलर, ठीक है, वो आप करवा के देख सकते हैं। एक आता, क्योंकि रेलेवेंट का मतलब ये नहीं कि पूरा सेरिबेलम आप, ये हमारे कैंडिडेट्स गड़बड़ कर एक आता, या अगर आपने वो नहीं करवाना तो कल मैंने जिक्र किया था इंटरमीडिएट ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। कैन व्हाट इज इंटरमीडिएट ऑफ्थेल्मोप्लेजिया? कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स जो होती हैं वो ये होती है कि आप अपनी आईज को इकट्ठा राइट पे घुमा सकते हो और इकट्ठा लेफ्ट पे। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट आई मूवमेंट। इट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिलिटीज, ब्रेन का एक पार्ट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वो हिट होते हैं, उसकी डीमाइलिनेशन होती है, इसके वजह से कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स मुमकिन नहीं। तो जब आप मरीज को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इधर देखें राइट साइड, तो अगर राइट साइड का मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस की डीमाइलिनेशन है तो राइट आई जो होगी वो एडक्ट नहीं कर सकेगी और लेफ्ट आई जो होगी वो एबडक्ट कर जाएगी, लेकिन वो एबडक्ट करने के बाद निस्टिपस होगा। क्या मैंने बताया है कि जिस साइड का लीजन है उस साइड की आई एडक्शन नहीं करेगी, उस साइड की आई एडक्शन नहीं करेगी और दूसरी आई जो है वो एबडक्ट कर जाएगी, लेकिन वो निस्टिपस करेगी। तो ये अब अगर हम इस स्कीम को देखें जो रेलेवेंट एग्जामिनेशन की हमने बनाई है, ये बहुत दूर से आ रही है आपका पास में। अच्छा, अगर आप इसको सीक्वेंस दें, अब हमने रेलेवेंट एग्जामिनेशन बना लिया है, अब ये है 6 नर्व पॉलिसी की स्कीम। कोई आपको इस तरह से नहीं बताएगा। जब आप बड़े एग्जाम में जाएंगे तो कोई आपको नहीं बताएगा कि आगे क्या करना है। उस वक्त ये फिर रहे होते हैं कैंडिडेट्स परेशान हाल, ये भी फिरेगा, मैडम करवा दें कि इसको समझ नहीं आ रहा, या ता भी फिरेगा, ठीक है, जैफा भी फिरेगा।
और ये उसका मैं बता रही हूँ, तो आप देखेंगे हम तो माइल बेकरम है, कोई साहिल ही नहीं, तो मैं बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से करना है रेलेवेंट एग्जामिनेशन। 6 नर्व आपने पिक कर ली, अब आपने सीक्वेंस में जाना है। फंडस आपने कर ली, खत्म। फंडस आपकी एमएस में भी रेलेवेंट एग्जामिनेशन बनाती है, ट्यूमर में भी बनाती है। उसके बाद आप क्या करें, क्या फेज पर हैं तो आप करने पब्लिसिटी की करवा लें, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, नीचे आके आप क्या करें कि आप उसको अपर लिम्ब उसकी ऊपर उठा के करवा लें और लोअर लिम्ब हेमिप्लीजिया चेक कर लें, ठीक है। और फंडस के साथ इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया भी वही देखें। जब आपने क्रेनियल नर्व्स चेक की हैं तो तभी आप जो है वो उसको थोड़ी देर खड़ा रखें अपनी फिंगर को, आपको आइडिया हो जाएगा कि फेलियर ऑफ रिडक्शन है या नहीं है। और जब डक्टेड आई है स्टिग्मस करेगी, यानी 2 रेलेवेंट एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो कि आपको मेन कमांड के अंदर ही आपके फेलियर हो रहे हैं। जब आप 6 नर्व क्रेनियल नर्व्स चेक कर रहे हैं ना आईज की, तो उधर ही आप इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया पे चेक कर रहे हैं और फंडस पे चेक। क्लियर कि नहीं क्लियर हो? फंडस भी आपकी चेक हो गई, आईएनओ भी चेक हो गई। अब आपने सिर्फ क्या करना है, साइंस ऑफ मेनिंजियल करने हैं, अपर लिम्स करनी है, लोअर लिम्स करनी है, दैट इज इट। ये आपकी अपर मोटर न्यूरॉन 6 नर्व पाल्सी की कैटेगरीज का सीक्वेंस बन गया। अब आ जाता है लोअर मोटर, क्या क्या कॉजेस हो सकती है 6 नर्व, बताइए। अपर की मैंने आपको कैटेगरीज बता दी थी, ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इंफार्क्शन, डीजनरेशन, डिवाइलेशन। लोअर मोटर का होता है न्यूरोपैथी, मायोपैथी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यही 3 चीजें, न्यूरोपैथी, मायोपैथी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कौन सी न्यूरोपैथी इसमें 6 लग जाएगी? जीबीएस हो सकती है। अब अगर जीबीएस को अगर आप देखते हैं तो जीबीएस के अंदर अगेन 3rd, 4th, 6th आपको चेक करनी जो आप कर चुके हुए हैं, सो नो नीड टू डू इट अगेन। अच्छा, उसमें भी चूंकि लोअर लिम्स आपकी पैरालाइज्ड होती हैं, वो भी आप कर चुके हैं, क्या ब्लड ग्रुप के लिए आपने देखा तो वो दोबारा नहीं आपको करना पड़ेगा, कवर हो गया। मायोपैथी हो सकती है, कौन सी मायोपैथी है जिसमें आपकी 6 नर्व चलेगी, या ऑक्यूलर मायोपैथी कौन सी होती है बताओ? होती है कोई? ओ हैरिसन पढ़ने वाले बता दे। और उधर ये जो बैठे हुए हैं जो गायबाना मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जी, डॉक्टर शहजाद, वो तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, उसमें तो आप फैटिगेबिलिटी करवाएंगे, वो तो हाँ, उसमें फैटिगेबिलिटी टेस्टिंग होता है और उसमें आमतौर पे जो है ना वो आपका जाता है ऑर्थोसिस होता है, यूजुअली 6 नर्व नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसमें फैटिगेबिलिटी टेस्टिंग होती है। फैटिगेबिलिटी टेस्टिंग किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मरीज जो है उसको टोसिस हुआ हुआ है, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं ऊपर देखिए और 15 तक आप देखते हैं दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 15 सेकंड के बाद जो है उसकी आई खुद बहुत नीचे गिरना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड फैटिगेबिलिटी। दूसरा फैटिगेबिलिटी टेस्टिंग ये होता है कि आप मरीज को ये कहते हैं कि आपने ऐसे ऐसे जैसे लड़का गिरते हैं ना ऐसे ऐसे करते हैं, पहले आपने उसकी इनिशियल पावर चेक करनी है कि ये बाजू ऊपर करें, मुझे नीचे नहीं करनी है, और उसके बाद जब आपने वो चेक कर ली पावर, उसके बाद आपने कहना है इस तरह 10 टाइम्स से, और फिर दोबारा चेक करें तो उसके अंदर फटीग आ जाए, तो ये उसका क्लियर। तो ये आपकी रफली स्कीम बंद करें। हुज़ैफा किधर गया? बंद करो।